would like to introduce Dr. Nikhil Kumar Sachan, Deputy Secretary, University Grants Commission, New Delhi. He is going to deliver a talk on restructuring academic landscape in pharmacy education in tune with National Education Policy 2020. I would like to welcome Dr. Nikhil Kumar Sachan, sir, on behalf of whole team Pharmalok and audience. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Dr. Nikhil Kumar Sachan. और इससे पहले दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई जो उस समय की काल एवं परिस्थितियों के आधार पर देश में जो तमाम डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे उन पर फोकस किया गया। उसमें जो वर्तमान तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है, इसके बृहद कंसल्टेशन मैकेनिज्म के बाद में लागू किया गया है। और मुझे हर्ष है ये कहते हुए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मुझे एक समन्वयक अधिकारी के रूप में समिति के साथ कार्य करने का भाग्यवश एक सुसंयोग प्राप्त हुआ, जिससे जो अनुशंसाएं की गई हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसके पीछे की क्या अवधारणा है, क्या सोच है, संभवतः वो हम आज आपके समक्ष शेयर करने में भी सफल हो पाएंगे। ये एक बहुत बृहद विषय है। मेरे पास 20 मिनट का समय दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 20 मिनट में ये हम अपना विमर्श पूरा ना कर सकें, तो मैं आयोजकों से निवेदन करूंगा कि जहां पर भी समय समाप्त हो जाए मुझे रोक दें। थोड़ा पहले ही रोक दें ताकि चर्चा की जा सके, किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो उसका जवाब दिया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम सभी को पता है, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स। काफी कुछ कहा जा चुका है, सुबह से मेरा काम थोड़ा आसान हो गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कि शिक्षा नीति क्या है, कैसे लागू हुई, फार्मेसी में उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। मैं जो चीजों के बारे में चर्चा करूंगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामान्य पहलू हैं, द जनरल फीचर्स आर देयर, और वो समान रूप से फार्मेसी प्रोफेशन में भी लागू हैं। सवाल उठता है कि फार्मेसी प्रोफेशन में जब हमारा एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है, तो इस रेगुलेटेड प्रोफेशन को क्या जरूरत है अलाइनमेंट करने की फार्मेसी प्रोफेशन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अवयवों के साथ में? Why and how and when? So we are all aware that the National Education Policy 2020 has recommended the transformative reforms for flexible education, skill-based education, and transdisciplinary, multidisciplinary, holistic education. So अगर हमें अपने विद्यार्थियों के भविष्य को संवारना है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नकारा नहीं जा सकता। इस बात पर अब तक पूरी तरह से सर्वसम्मति है। बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार विमर्श किए हैं, व्यक्त किए हैं, लेकिन किसी भी ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दुष्प्रभाव के बारे में नहीं कहा। कुछ मुश्किलें हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कैसे करना है, क्या क्या किया जाएगा, वो हम आज के इस विमर्श में आपके साथ साझा करेंगे। और क्यों किया जाना है ये जरूरी है, अभी क्यों करना है। तो अगर हम आज के अमृत काल में जब हमारा सौवां वर्ष मनाएंगे और उस समय यदि हम विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, तो अभी जो छात्र हमारे क्लासरूम्स में हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको उतना कौशल संपन्न होना पड़ेगा कि वो हमारे राष्ट्र को विकसित भारत बनाने में सक्षम हो सकें। इसलिए यही वो क्रिटिकल टाइम है, ऐसा वो समय है जब हम और विलंब नहीं कर सकते हैं अपने शिक्षा तंत्र को, एजुकेशन सिस्टम को, ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में। दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी क्रिटिकल टाइम फ्रेम टू इम्प्लीमेंट द एजुकेशन पॉलिसी एट दिस स्टेज।
हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत सारे काम हैं, वो क्यों करने हैं हमें? हमारा तो प्रोफेशन रेगुलेटेड प्रोफेशन है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने टीचर एजुकेशन रेगुलेशंस बना दिए हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने करिकुलम भी बना दिया है। एंड बीइंग अ रेगुलेटेड प्रोफेशन, जो भी रेगुलेटर्स कहते हैं वो करते जा रहे हैं, वी आर कंफर्टेबल इन दैट, बट एज ए टीचर इट्स आवर ड्यूटी, दिस गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स व्हिच प्रेजेंट हियर, दैट टीचर्स तो सिर्फ फॉलो करने के लिए नहीं, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ नॉलेज। सो मैं एक उदाहरण दिया था कि शिप हमेशा हार्बर में सेफ है, हम सेफ रहते हैं कि नहीं साहब, रेगुलेटर्स को कंप्लायंस करते जाएंगे, बट दैट इज नॉट द पर्पज, दैट वो शिक्षा का उद्देश्य वो नहीं होगा। तो कैसे किया जाना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, इसके लिए किस दिशा में काम करें, वो एक पोल स्टार हमें पता होना चाहिए, दिशा मिले जिसके लिए। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस शिक्षा नीति के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए कुछ बिंदु चिन्हित किए हैं। ये वो बिंदु हैं जिनमें हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी एंड हॉलिस्टिक एजुकेशन। अगर हम फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंसेस के करिकुलम की बात करें तो हमारे करिकुलम में वैसे ही बहुत सारी मल्टी डिसिप्लिनरिटी है। We are studying the medicine, we are studying engineering sciences, we are studying physical sciences. Simultaneously, we are also studying juridical sciences. It is said to be the art and science of the medications. लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरिटी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है, उसका आशय सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम या करिकुलम से नहीं है। इट विल बी एप्रोप्रिएट दैट इफ आवर फैकल्टी मेंबर्स एंड द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स दे विल थिंक ऑफ having a cluster of the multidisciplinary institutions implementing or offering such programs in a collaborative manner, it is having twofold advantages. One, the students, they will be getting तो अगर कोई मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है तो जो प्रोफेसर मैथमेटिक्स में अपॉइंट होंगे वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स कहीं दूसरी जगह पढ़ाई जानी तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि तो वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के टीचर हैं। उसी तरह अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट है तो वो उस डिपार्टमेंट में सबसे पहली बात यह है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स हैज टू बी डन फॉर द इंस्टीट्यूशन। वो जहां जिस भी डिपार्टमेंट में उनकी आवश्यकता हो, उनकी विशेषज्ञता की आवश्यकता हो, वो उस विशेषज्ञता के साथ में वहां पर शिक्षण और अध्यापन कार्य कर सकें। तो मल्टीडिसिप्लिनरी का होने का बेनिफिट ये भी है कि अगर हमें टेक्निकल इंग्लिश पढ़ानी है, अगर हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ानी है, अगर हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऐसी जगह पढ़ानी है जो कि हमारे साथ में, और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाना है जो साथ के जगह से पढ़ाया जा सकता है, वो एक बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, the students they will also be getting transdisciplinary exposure। अगर हम इंटरनेशनल स्टडीज की बात करें, इंटरनेशनल स्टडीज में MIT है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं कुछ दिन पहले एक लेक्चर सुन रहा था ब्रेन स्टडीज का, तो जो डेवलपमेंट किया उस टीम में इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं, बहुत अलग अलग जगह के लोग हैं। तो अगर हमें रियल टाइम प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है, रियल टाइम प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए एक सुपर स्पेशलाइज्ड बंदा काम करके वो सलूशन नहीं निकाल सकता। उसके लिए हमें इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लेने ही लेने पड़ेंगे। अगर हमें टी शेप्ड इंडिविजुअल्स क्रिएट करने हैं, टी शेप्ड इंडिविजुअल्स स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज,
हैविंग ब्रॉड नॉलेज ऑफ द अदर एलाइड डिसिप्लिन्स आल्सो। तो टी शेप्ड इंडिविजुअल्स क्रिएट करने के लिए ये मल्टीडिसिप्लिनरी और हॉलिस्टिक एजुकेशन जरूरी है। कैसे किया जाएगा, इसके लिए गाइडलाइंस देने के लिए यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाई है। मैं उन गाइडलाइंस पे बहुत अंदर तक नहीं जाऊंगा, समय कम है। मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस की गाइडलाइंस, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है कि अगर कोई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अगर अलाउ कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में किसी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, they will impart their own credits and get it be credited to the ABC. National Credit Framework or guidelines for pursuing the 2 or more academic degree programs or academic programs simultaneously. दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का। अभी हमारे पहले कलई सेल्वन जी बोल रहे थे, तो ये कोई भी जो स्किल्स है ना, स्किल्स के साथ में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके साथ में एक इनहेरेंट डिसएडवांटेज भी है। कम हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि जो नॉलेज है, नॉलेज इज यूज्ड टू बी बिल्ड अप वन आफ्टर अदर। अगर हमने एक फंडामेंटल समझ लिया तो उसके ऊपर हम सीखते जाते हैं, लेकिन कौशल के साथ ऐसा नहीं है। अगर हमने एक कौशल सीखा तो कुछ दिन बाद वो टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। सो इट रिक्वायर्स स्किलिंग, अप स्किलिंग एंड रीस्किलिंग। तो जो लोग इंडस्ट्री में चले गए वो क्या करेंगे? Those who went to this industry for serving the nation, for the economy, they has to come back to the academic institutions or such institutions where they can attain appropriate skills. They can get themselves upskilled and reskilled as per the contemporary requirements. For this purpose, there are the tools available: the National Skill Qualification Framework, National Credit Framework and Academic Bank of Credit. मैं इस पे जा नहीं रहा हूं, अगर किसी को कोई क्वेरी हो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बाद में सारे आंसर दूंगा कि ये सारी चीजें क्रियान्वयन करने में कैसे हेल्पफुल होंगी। Then the governance and autonomy. जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो एक बहुत अच्छा सिस्टम है। एक जब हमारा राष्ट्र आजाद हुआ था तो डेवलपमेंट उतना नहीं था, कॉलेजेस नेसेंट स्टेज पे थे, तो उसके लिए एफिलिएशन सिस्टम लागू किया गया था। लेकिन एफिलिएशन सिस्टम के अपने इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस हैं। द यूनिवर्सिटी यूज्ड टू क्रिएट द पॉलिसीज एंड नॉर्म्स फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस, मे दे बी गुड, वेरी गुड और नॉट सो गुड इंस्टीट्यूशंस। तो जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं या जहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टाइज है, हाउ दोज इंस्टीट्यूशंस विल बी एबल टू इम्पार्ट एंड इम्प्लीमेंट द इनिशिएटिव्स recommended under the national education policy. For that purpose the governance and autonomy is very much important. Autonomy नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, यूनिवर्सिटी पॉलिसी में करिकुलम चेंज नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी अपना करिकुलम अगर 5 साल बाद बदलती है तो 5 साल बाद ही बदलेगी। इसके लिए आईडीपी की गाइडलाइंस है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान की। ऑटोनॉमस कॉलेजेस और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर एनईपी इंप्लीमेंटेशन को देखना है तो एक्रेडिटेशन एंड एक्सीलेंस, इट इज वन ऑफ द प्राइम रिकमेंडेशन। उसके लिए एक्रेडिटेशन चाहिए। हमारे पास में एक्रेडिटेशन के अभी वाइडली एक्सेप्टेड 2 ऑप्शंस हैं, देयर मे बी मेनी अदर। एग्रीकल्चर ICAR doing their own accreditation, Bar Council is also saying that they are doing accreditation. आज सुबह हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, पर वर्तमान में जो वाइडली एक्सेप्टेड या अभी कहें कि ट्रांसनेशनल एक्सेप्टेंस जिसकी है वो NAC और NBA है। NAC इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन देखता है और NBA कोर्स वाइज। इसके अलावा रैंकिंग के लिए हमारी इंडिया रैंकिंग्स हैं, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, QS रैंकिंग और संघाई रैंकिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट, जिसके लिए ये वो सारे बिंदु हैं जिन पे अगर हम काम करेंगे तो लास्ट में हम कह सकेंगे कि हमने अपने इंस्टीट्यूशन में NEP लागू कर दी है। आई वांट टू रीड आउट ऑल दोज: जेंडर पैरिटी, inclusion of sustainable development goals, community engagement, human values and professional ethics जिसको UGC ने मूल्य प्रवाह नाम दिया है,
environmental education, accessibility guidelines, physical fitness, sports, well-being, and the pedagogical aspects of the teaching of the pupils with specific learning disabilities. ये वो सारे बिंदु हैं जिन पे अगर हमारा इंस्टीट्यूशंस ध्यान दे रहा है, then ultimately it will be aligning this one criteria of the NEP. Another such criteria is the promotion of Indian knowledge system. तो आयुर्वेदा विश्व प्रसिद्ध है हमारा, उसके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी भारत में औषधियों के बारे में मुझे याद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था, देशज औषधियों का मानकीकरण। तो देशज औषधियां जो भारत में पाई जाती हैं, हम उनके गुणगान तो बहुत करते हैं, पर उन गुणगान से उनका विश्व में स्वीकार्यता नहीं मिलेगी जब तक उनका विज्ञान की नजर में मानकीकरण न किया जाए। तो हमारे लिए जरूरी है कि आईकेएस कंपोनेंट को करिकुलम में लाया जाए। जो इलेक्टिव्स हैं वो आईकेएस स्पेसिफिक हो सकते हैं, अप्रेंटिसशिप भी आईकेएस सिस्टम में लागू की गई है, और रिसर्च और स्पेसिफिक वैलिडेशन है। इसके लिए भारत सरकार ने एक स्पेसिफिक आईकेएस डिवीजन बनाया है। आईकेएस डिवीजन अभी ये एआईसीटी हेडक्वार्टर्स में इसका सिचुएटेड है। यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाई हैं, यूजीसी गाइडलाइंस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग आईकेएस इन हायर एजुकेशन सिस्टम। और चूंकि अभी वर्तमान में फैकल्टी मेंबर्स हमारे पास ऐसे नहीं हैं जो वैदिक गणित पढ़ा सके, जो साइंटिफिक वैलिडेशन कर सके आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का, उन सब चीजों के लिए टीचर्स के फैकल्टी के ट्रेनिंग के लिए भी आईकेएस ओरिएंटेशन के लिए गाइडलाइंस बनाई है, जो आने वाले टाइम में अवेलेबल होंगी। ये कंपोनेंट हमने इंप्लीमेंट कर दिया है अभी मदन मोहन मालवीय नेशनल टीचर ट्रेनिंग मिशन के अंडर में। ये जिसकी बात कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स ट्रेनिंग, इसके तहत फैकल्टी मेंबर्स को जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित, आई एम यूटिलाइजिंग दिस फोरम to disseminate this information that the UGC is conducting nationwide programs on the capacity building of teachers. These are the online programs under Malvi mission. You can go on the UGC website and get yourself registered, and these programs are equivalent to the refresher courses and are eligible for career advancement scheme of the UGC. Another is the internationalization of education. इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए एकेडमिक कोलैबोरेशंस, एलुमनाई कनेक्ट और ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की गाइडलाइंस यूजीसी ने बनाई हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर रीजंस ये भी जरूरी है बिकॉज इट विल हेल्प यू इन एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क। जो लोग आपके कोलैबोरेशन में काम कर रहे होंगे अल्टीमेटली वही आपके लिए वोट करेंगे जब हम परसेप्शन या इंटरनेशनल अफेयर्स के पॉइंट्स काउंट कर रहे होंगे। Another is the research, innovation and entrepreneurship. रिसर्च इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी अलाइनमेंट करने के लिए यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें से रिसर्च डेवलपमेंट सेल्स और रिसर्च इंटर्नशिप की गाइडलाइंस हैं। इंटर्नशिप पे बहुत ज़्यादा जोर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और ये कहा गया है, स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि 2025 तक कम से कम 50% हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर होना चाहिए। तो वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर कैसे होगा? जब हम इंडस्ट्री के साथ में काम करेंगे, जब हमारे स्टूडेंट इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप के साथ में काम करेंगे, इंडस्ट्री लिंकेजेस हमारे स्ट्रांग होंगे। इन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास, कि किस किस तरह से इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लिंकेजेस को स्ट्रांग किया जा सकता है, कैसे कैसे वोकेशनल कंपोनेंट को किन किन मॉडल्स के साथ में बीइंग विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अवेलेबल मेड अवेलेबल बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, हाउ दिस vocationalization of the higher education can be implemented in compliance to the recommendations of the national education policy. असेसमेंट रिफॉर्म्स की बात करते हैं। असेसमेंट अभी तक जब क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आता है, मैं भी बताता हूं, जब
कुछ समय पहले तक मैं जब एकेडमिक में था तो जो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आता था तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अटैच होता था कि इस तरह से क्वेश्चन बनाने, और हम लोग क्वेश्चन उसी तरफ से बना देते थे। ये ध्यान नहीं होता था कि वास्तव में हम अपने स्टूडेंट्स में क्या असेस करना चाह रहे हैं। सो द लर्निंग इज हैविंग रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, implementation, problem solving, many such criteria are there. And for every level of learning, there are a specific type of the questions to be devised. And for this purpose, there is one important tool you all may be aware, that is Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy ये provide करती है कि हमें किसी भी स्टूडेंट्स में क्या एसेस करना है और उसके लिए किस तरह के क्वेश्चंस देने पड़ेंगे। सपोज अगर हमें किसी से कुछ मेमोराइज कराने के लिए कुछ असेस करना है, अगर उसको नाम याद कराने हैं हमारे कोई मेडिसिन के या कोई फार्मूले याद कराने हैं, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे सकते हैं। वही अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो उसके लिए क्वेश्चंस का प्रारूप अलग होगा। नेक्स्ट इज द डिजिटल एम्पावरमेंट एंड ऑनलाइन एजुकेशन। इसमें बहुत बार क्वेश्चन होता है कि डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन तो फार्मेसी में अलाउड ही नहीं है, फिर कैसे करेंगे। टोटल प्रोग्राम्स, फार्मेसी प्रोग्राम्स ऑनलाइन अलाउड नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कोर्स एंड प्रोग्राम। सो एज पर द यूजीसी स्वयं मूक्स रेगुलेशन, 40% ऑफ द टोटल क्रेडिट्स आर अलाउड टू बी परस्यूड ऑनलाइन। और इस मामले में अभी कुछ दिनों पहले ही जो एजुकेशन रेगुलेशन की कमेटी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की, और जो यूजीसी का QIP डिवीजन है, उस पे बारे में बात हुई थी चेयरमैन यूजीसी की अध्यक्षता में, और इस बारे में सहमति बनती दिख रही है कि बहुत जल्दी ही जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस हैं, मूक्स हैं, वो किन किन कंपोनेंट्स में हम ऑफर कर सकते हैं, किन किन कोर्सेस के लिए ऑफर कर सकते हैं, ये चिन्हित करके उन कोर्सेस को स्वयं सेंट्रल जो प्लेटफॉर्म है मूक्स का, उसमें अवेलेबल कराया जाएगा। इसके लिए दो तरह की यूजीसी के रेगुलेशंस हैं। एक है यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन कोर्सेस, इनको हम बोलते हैं स्वयं मूक्स रेगुलेशंस, और ओडीएल और ऑनलाइन रेगुलेशंस हैं। देन करिकुलम डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज। कोविड के टाइम में इसमें बहुत अनुभव आए नए नए। अभी तक हम कई बार ये चर्चा करते थे कि क्लासरूम टीचिंग के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फैक्ट है, टीचर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन तकनीकी जमाने में कुछ परिप्रेक्ष्य बदल गए हैं। अब शिक्षक क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो जरूरी है कि वो ऑनलाइन लेवल पे कुछ चीजें स्टूडेंट्स पढ़ के आए। मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बोला गया है रुकने के लिए, और बेटर इफ द क्वेश्चंस विल बी देयर आई विल बी आंसरिंग टू दोज। मैं कुछ मॉडल्स, आई विल जस्ट शो सम मॉडल्स एक्चुअली दैट मे बी हेल्पफुल। There are some models which are developed by the UGC expert committee कि कैसे इंडस्ट्री के प्रोग्राम्स को जोड़ सकते हैं। तो अभी भी हम 1 मंथ या 2 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, तो उस ट्रेनिंग के जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक श्रेयस स्कीम है, हम उसके बारे में बात नहीं कर पाए, वो नेट्स नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो स्कीम है उसको लागू करने के लिए ये मॉडल्स दिए गए हैं। मेजर माइनर मॉडल है, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी मॉडल है, कन्वेंशनल कोर्स के साथ में वोकेशनल कोर्स को कैसे जोड़ा जा सकता है, इंटीग्रेटेड मॉडल है, देन ब्लेंडेड मॉडल है, साइमल्टेनियसली डिप्लोमा और स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए। सो these are some models. So there has been, these are some points जिसको अगर हम फॉलो करते हैं, जिसको अगर लागू करते हैं, then ultimately we can say yes, the NEP has been implemented or it is being implemented in a institution. So this was all about आज के जो विमर्श था, इसमें यही कहना चाहूंगा। अगर किसी के कुछ प्रश्न है, अगर कोई संशय है तो पूछ सकते हैं, मैं हर्ष होगा मुझे उसका जवाब देने में।
डॉक्टर सचान जी, एक आपसे एक चीज पूछना था। देखिए, बाय नेचर द फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो हैं हमारे कोर्सेज, दे आर बाय इट्स इंट्रिंसिकली दे आर इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. They have basic sciences, paramedical sciences, and pharmaceutical sciences. I think this suits very nice with the NEP policy 2020. And now we are thinking, or you should be able to tell us how we can fit in diploma pharmacy, B pharmacy, and PG pharmacy having exit programs. उसमें एक इशू और आता है. अब जैसे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें आप इतनी सीटें तो भर नहीं सकते हो, कुछ लोग भाग जाएंगे बीच में ही. Then they will say, what about our infrastructure and their human resource and all that, you know. I think you get my point, yeah? सर, जहां तक कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस और डिप्लोमा लेवल के इंस्टीट्यूशंस का काम है, तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के बारे में बात करना चाह रहे हैं. तो डिप्लोमा को ऑलरेडी मल्टीपल, डिप्लोमा इज वन एग्जिट पॉइंट. आई थिंक इट इज लोवेस्ट लेवल एग्जिट पॉइंट अवेलेबल. उसमें से एंट्री अवेलेबल है डिग्री लेवल इंस्टीट्यूशंस के लिए. सो डिप्लोमा जब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है, तो फर्स्ट एग्जिट जो इनेबल करते हैं वो ये कहते हैं कि 10+2 के बाद 1 ईयर पे फर्स्ट एग्जिट है, जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं. हाँ, लेकिन जो फार्मेसी प्रोग्राम है वो 10+2 के बाद में 2 इयर्स का है. मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्किल्स है उसका एक क्यूपी होता है, क्वालिफिकेशन पैक. क्वालिफिकेशन पैक का अगर बात करें तो ऐसा होता है कि सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट हूं और मुझे ये 10 काम करने हैं. ये 10 काम करने के लिए मुझे ये चीजें आनी चाहिए. तो वो 10 काम करने का जो तरीका अगर मुझे आता है, उसको जो स्टैंडर्ड वे में कर सकते हैं, द बंच ऑफ स्टैंडर्ड्स दोज आर नोन एज qualification pack. And for each and every work there is a standard that is called NOS, National Occupational Standard. तो फार्मेसी प्रोफेशन में इसीलिए नॉस का कोई ऐसा मेजर नहीं है कि हम 1 साल में एग्जिट करेंगे. मल्टीपल एंट्री और एग्जिट जहां पे लागू होगा वहां पे लागू करेंगे. लेकिन अगर हमारे प्रोफेशन में वो क्यूपी 2 साल बाद अवेलेबल है तो हम 2 साल बाद अवेलेबल करेंगे. रही बात पीजी के लिए, सर पीजी करने के लिए स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन वेरी करेगा. सपोज देयर इज ए मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट. वेरी रिसेंटली मणिपाल जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस है, मणिपाल एकेडमी, they are offering 1 year MBA in healthcare management. And similarly Jindal Global University is also offering. Many other institutions of eminence will come after. और यूजीसी ने अभी पीजी जो फ्रेमवर्क जारी किया है उसमें भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद में 1 ईयर मास्टर्स का प्रोविजन रखा है. तो इसके साथ साथ में जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से चीजें आएंगी, सो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट कैन बी एंश्योर्ड. आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. Yes, ma'am. Please, ma'am. Yeah, I stand up. I wanted to listen more about NEP 2020. मेरा क्वेश्चन ये है कि NEP 2020 offers flexibility in curriculum. That is the main key of NEP 2020. But जो PCI का सिलेबस है वो इतना रिजिड है, उसका फ्रेमवर्क इतना रिजिड है, तो उसमें NEP 2020 हम इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे? That is मैडम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो हमने LOCF की गाइडलाइन जारी की है, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलर फ्रेमवर्क. सो लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलर फ्रेमवर्क की जो गाइडलाइंस हमने फार्मेसी में जारी नहीं की, बट एक जनरल गाइडलाइंस है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक है. वी हैव वॉलंटरली एक्सक्लूडेड फार्मेसी बीइंग इट रेगुलेटेड, बट इट कैन बी डन वेरी वेल बिकॉज देयर आर सर्टेन कोर कोर्सेस. जैसे हम जब पार्टी गठबंधन करती है ना, तो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम डिसाइड करती है. तो उसी तरह से एक मिनिमम करिकुलम होगा जो कि कोर करिकुलम होगा. लेट द फार्मेसी प्रोफेशन गवर्न इट, बट स्टिल वी आर हैविंग 30% एंड मोर देन 30% पार्ट वेयर वी कैन प्ले. सर कह रहे थे मल्टीडिसिप्लिनरी, हम AI ऑफर कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर कर सकते हैं, सो डेटा साइंस ऑफर कर सकते हैं. सो whatever the contemporary requirement, समय के साथ ये आवश्यकताएं बदलती रहेंगी, पर ये एक वो बेसिक फ्रेमवर्क है जिसमें जो वर्तमान समय की जरूरतें हैं उनको इंप्लीमेंट करने में हमें हेल्प मिलेगी. सर उसके बारे में बात हो रही है. It will be an advance announcement. I am not competent to speak about that.
it will be announced at the level of competent authority. So it is being done, sir. हाँ, फार्मेसी को इंक्लूड करना चाहिए था उसमें। उस समय पीजी ओले साहब थे हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जब प्रेसिडेंट, उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द हेकी एंड इट विल बी मोर सिंक्रोनस इम्प्लीमेंटेशन। बट समय के साथ में जैसी परिस्थितियां आती हैं, बट स्टिल वी कैन प्ले वेल, सर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Sir, I request you to remain on stage. I would like to call Professor B. Mishra, sir, for felicitation ceremony of Dr. Nikhil Kumar Sachan.